नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में एक व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा डिजिटल रूप में बहुत बड़ी मात्रा में संग्रहित है। इस डेटा का यानी व्यक्तिगत डेटा का डिजिटल रूप में दुरुपयोग न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2023 में सरकार एक कानून लेकर के आई थी, जिसको हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जानते हैं। अब इसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए नियमों की एक श्रृंखला की भी आवश्यकता थी। तो उस नियमों की श्रृंखला का एक ड्राफ्ट सरकार ने तैयार किया है और लोगों से 18 फरवरी तक फीडबैक मांगे हैं। तो इसमें प्रावधान इन नियमों में किस प्रकार से किए गए हैं, आज इन फोकस के प्रोग्राम में जानने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में एक व्यापक समझ बने। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। खबर को हमने जान लिया है, थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सरकार जो एक्ट लेकर के आई थी वर्ष 2023 में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और साथ ही जो नियम लेकर के आई है, जो ड्राफ्ट नियम लेकर के आई है, उसमें किस प्रकार के सामान्य प्रावधान किए गए हैं और इन सामान्य प्रावधानों को लेकर के किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, किस तरह की चुनौतियां हो सकती हैं, उसको जानना भी महत्वपूर्ण है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ेगा। आप जानते हैं 2 से इसलिए जुड़ेगा क्योंकि अपने आप में एक कानून है, अधिनियम है, और क्योंकि इसमें डिजिटल फॉर्म में बहुत सी सूचना संग्रहित है, तो कहीं ना कहीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से भी ये जुड़ जाएगा। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़ जाएं, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब खबर को विस्तार से जानते हैं। खबर इंडियन एक्सप्रेस की है और वो सीधे तौर पर यह कहती है कि डाटा प्रोटेक्शन रूल्स बैलेंस रेगुलेशंस एंड इनोवेशन व्हाइल सेफगार्डिंग सिटीजंस राइट्स। ये हमारे आईटी मिनिस्टर ने कहा है, जो अश्विनी कुमार वैष्णव है। तो सीधे तौर पर इसका सीधा सा मतलब यही है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2023 में लाया गया था और इसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अब ड्राफ्ट डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 जारी किए गए हैं और लोगों से 18 फरवरी तक इस पर क्या मांगा गया है, इस पर फीडबैक मांगा गया है, ताकि सरकार इस पूरे अधिनियम को क्रियान्वित कर सके। तो इसे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, इसके प्रावधानों को, नियमों को। इससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और आप जानते हैं कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। नोएडा में 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच है ये। जैसे हिंदी माध्यम का बैच 16 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, समय है 11:30 बजे सुबह, और इसी प्रकार से अंग्रेजी माध्यम का बैच 9 जनवरी से प्रारंभ होगा, इसका समय है शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं, इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। जयपुर में आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय है शाम को 5:30 बजे, और इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं, अपने इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आप अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट वर्ष 2023 में लाया गया था, उसका महत्वपूर्ण रूप से उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य सामान्य तौर से यही था कि आपकी बहुत सी जानकारी इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में डिजिटल रूप में संग्रहित है, तो उस जानकारी को, उस पर्सनल डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसलिए वो कानून लाया गया था। और अगर उन पर्सनल जानकारी का जो आपकी निहित है डिजिटल रूप में संग्रहित है, किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है, तो जो भी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां उस डेटा के प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार है, जिनको आप डेटा फिड्यूशियरीज के नाम से जानते हैं, तो उनको दंडित करने के लिए एक पूरी तरह से कानूनी ढांचा उपलब्ध हो, एक लॉ उपलब्ध हो, इसीलिए वो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आया था। यहां पर एक शब्द आया है डेटा फिड्यूशियरीज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वे कंपनियां हैं जो आपके पर्सनल डेटा को बहुत बड़े स्तर पर संग्रहित करती हैं। इसमें आपकी मेटा कंपनी आ जाएगी, आपकी गूगल आ जाएगी, आपकी अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनीज भी आ जाएंगी इसके अंतर्गत, क्योंकि वहां पर भी आपकी पसंद और नापसंद के संदर्भ में, आपके नाम के संदर्भ में बहुत सी सूचना एकत्रित है। यहां पर एक अंतर को भी जान लेना चाहिए कि पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा में अंतर क्या है। पर्सनल डेटा का सीधा सा मतलब है ऐसा डेटा
जहां पर आपका नाम, आपका पता, आपका फोन नंबर, आपका आधार नंबर संग्रहित है। तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही ये कानून लाया गया है। नॉन पर्सनल डेटा का मतलब क्या होता है कि आप बहुत से ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐप्स में आपकी पसंद और नापसंद का पता लगाया जा सकता है। तो आपकी पसंद और नापसंद के आधार पर आपके सामने ऐड लाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जिस तरह के ऐड देखते हैं, लंबे समय तक देखते हैं, फिर आपके सामने उसी तरह के ऐड लगातार आते रहते हैं। इस प्रकार से वो ऑपरेशनल होता है कंपनी के द्वारा। तो वो आपका लेकिन पसंद और नापसंद को निर्धारित करता है। उसमें आपके नाम का, आपके आधार नंबर का, आपके पते का किसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो वो आपका नॉन पर्सनल डाटा है जो आपकी पसंद और नापसंद को निर्धारित करता है। तो सरकार क्या कर रही है कि जो आपका पर्सनल डाटा है, खासतौर से आपका नाम, पता, फोन नंबर और आधार नंबर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई भी इस व्यक्ति का इस जानकारी का दुरुपयोग न करे, इसी के आधार पर वर्ष 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आई थी। तो अब सरकार इसको लागू करना चाहती है और उसने एक मसौदा नियमों का बनाया है। तो उस मसौदा नियमों में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, उसमें कहा गया है कि जो डेटा फिड्यूशरीज हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं जो डाटा संग्रहित करती हैं, उन्हें अपने उपयोगकर्ताओं को कई तरह की जानकारी देनी पड़ेगी। किस तरह की जानकारी देनी पड़ेगी? जैसे ये कंपनियां किस प्रकार का डेटा एकत्र कर रही हैं, इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही ये कंपनियां इस डेटा को एकत्र क्यों कर रही हैं, इसकी जानकारी देनी होगी। और साथ ही इसको एकत्र करने के बारे में, क्यों एकत्र कर रही हैं और क्या एकत्र कर रही हैं, इसके बारे में स्पष्ट और पारदर्शी विवरण भी देना पड़ेगा, ताकि जिसकी जानकारी एकत्र की जा रही है उसकी एक सूचित सहमति, एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट हासिल किया जा सके। साथ ही इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए ये एक प्रबंधक भी नियुक्त करेंगे, जिसको हम कहेंगे सहमति प्रबंधक। सहमति प्रबंधक ये सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के जो नियम है या डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित जो नियम है, उसी के अनुसार किसी भी व्यक्ति की सहमति हासिल की जा सके उसके पर्सनल डेटा के संदर्भ में। और ये जो सहमति प्रबंधक होगा, इसका पंजीकरण भी सरकार के पास करवाना पड़ेगा। यानी एक प्रकार से सरकार ध्यान रखेगी कि आपके पर्सनल डेटा का दुरुपयोग न हो और आपकी जो सहमति है, वो कंसेंट जो आपने का हासिल किया गया है कंपनी के द्वारा, वो सूचित सहमति हो, वो धोखे से हासिल की गई सहमति ना हो। अब डेटा सुरक्षा से के जो उपाय हैं, उससे संबंधित और क्या बातें कही गई हैं? डेटा फिड्यूशरीज यानी जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए तकनीकी और परिचालन सुरक्षा उपाय भी अपनाने होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पर्सनल डेटा का किसी प्रकार से उल्लंघन ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो कंपनियां हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ और साथ ही ऑपरेशनल जो क्वालिटी है, ऑपरेशनल जो सुरक्षा उपाय हैं, उनके साथ आपके पर्सनल डेटा को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। और अगर आपके पर्सनल डेटा का किसी भी प्रकार से ब्रीच होता है, उसका उल्लंघन होता है, तो सरकार की एक संस्था को 72 घंटे के भीतर सूचना देनी होगी। और वो सरकार की संस्था का नाम होगा भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड। इसको सूचित करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने अभी भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन नहीं किया है। यदि उपयोगकर्ता यानी जिसका भी डेटा संग्रहित किया जाता है, जो भी इन कंपनियों में या फेसबुक पर अकाउंट रखता है, इंस्टाग्राम पर रखता है, या आप ई कॉमर्स ऐप यूज करते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट का, तो यदि उपयोगकर्ता लंबे समय तक किसी ऑनलाइन सेवा का उपयोग नहीं कर रहा है, तो 48 घंटे की पूर्व सूचना के बाद उपयोगकर्ता का डेटा हटाना होगा। लेकिन इसमें यह नहीं पता है कि अभी कितने दिनों तक आप अगर उपयोग नहीं करते हैं, तभी 48 घंटे की पूर्व सूचना के बाद आपका पर्सनल डेटा हटाना पड़ेगा। इसमें टाइम निर्धारित नहीं किया है कि अगर आप 1 साल तक नहीं कर रहे हैं, 5 साल तक किसी ऐप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तभी आपके पर्सनल डेटा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें अभी टाइम नहीं बताया गया है। बच्चों के डेटा की सुरक्षा के बारे में भी कहा गया है कि प्लेटफॉर्म को बच्चों के डेटा प्रोसेसिंग के लिए, यानी उनके डेटा को संसाधित करने से पहले माता पिता की एक सत्यापित सहमति सुनिश्चित करनी होगी, यानी वेरीफाइड कंसेंट हासिल करना होगा। तो इसके लिए बच्चों को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही डेटा स्थानीयकरण के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं। ये जो मसौदा नियम है, ड्राफ्ट रूल्स जो है, ये महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरीज के लिए डेटा स्थानीयकरण की आवश्यकता का भी प्रावधान करते हैं। डेटा स्थानीयकरण का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा संग्रहित किया जाता है, वो फिजिकल फॉर्म में किया जाता है। यानी फिजिकल फॉर्म में किस प्रकार से किया जाता है, यानी उसके लिए बहुत से डेटा सेंटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। डेटा सेंटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार ये डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, या किसी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में होते हैं। तो अगर ये बाहर के देशों में आपका डेटा संग्रहित है, तो इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार एक कॉन्सेप्ट लेकर के आई है, जिसको हम डेटा स्थानीयकरण कहते हैं।
कि अगर इस डेटा का जो संग्रहण है ये केवल स्थानीय रूप से लोकलाइज्ड ही होगा, केवल भारत के लोगों का डेटा, पर्सनल डेटा भारत में ही रहेगा, वो भारत बाहर नहीं जाएगा, तो इसके माध्यम से उस पर्सनल डेटा को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है और सरकार भविष्य में इसके लिए विदेश में डेटा प्रोसेसिंग पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इसके संबंध में कुछ चुनौतियां भी देख लेते हैं। चुनौतियां यही है कि बच्चों का जो वेरिफिकेशन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, यानी बच्चे की आयु का सत्यापन किस प्रकार से होगा, उसका नियम क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, माता पिता का कंसेंट हासिल करने का प्रोसेस क्या होगा, क्या उसमें किसी प्रकार के उल्लंघन या ब्रीच की संभावनाएं नहीं है, और अगर संभावनाएं हैं तो उसको रोकने के उपाय किस प्रकार से होंगे, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसी प्रकार से सरकारी एजेंसियों को कई तरह के पर्सनल डेटा के संग्रहण के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है, जो इस पूरे ड्राफ्ट रूल्स पर, उसकी न्यूट्रलिटी पर, उसकी उदासीनता पर एक सवाल खड़ा करता है और कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में एक पक्षपात की स्थिति दिखाई देती है, यानी एनफोर्समेंट में निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही इस ड्राफ्ट रूल्स में कई बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है जो पूरी तरह से अस्पष्ट है, तो सरकार ने उन शब्दों का एक तरह से मतलब स्पष्ट नहीं किया है, अर्थ स्पष्ट नहीं किया है, जो भविष्य में ड्राफ्ट रूल्स के या इस पूरे कानून के दुरुपयोग की संभावनाओं को बढ़ा देगा। ये शब्द किस प्रकार से हैं, जैसे ये शब्द इस प्रकार के हैं जैसे आवश्यक उद्देश्य। तो आवश्यक उद्देश्य क्या है, उचित उपाय सरकार करेगी, तो वो उचित उपाय किस प्रकार से हैं। यहाँ पर उचित अपने आप में बहुत सारी संभावनाओं को खोल देता है, जो कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के दुरुपयोग की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो आने वाले समय में सरकार इन कमियों को दूर करेगी और इन कमियों को दूर करने के बाद लोगों के पर्सनल डेटा को सुरक्षा प्रदान करेगी, इस प्रकार की उम्मीद की जानी चाहिए। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। आपके ऑप्शन है वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023 या वर्ष 2024। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।